दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 36वां लेक्चर है। ठीक है, पूरे 35 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं। एक बार आप जुड़िए इस लेक्चर सीरीज से, इतना आनंद आएगा आपको कि कहने की बात नहीं। क्यों आनंद आएगा, उसके पीछे दो बड़े रीजन है। पहली बात कि हम लोग डेली दोस्तों प्री और मेंस दोनों सवालों को कवर करते हैं। तो जब मेंस के सवाल आपके सामने आएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। जब आप उसका जवाब देंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये आप जान लीजिए कि सर हमने प्री और मेंस दोनों को कवर किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात वो ये है कि एक दिन में 15 सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए जब आप किताब कॉपी लेके बैठते भी होंगे ना तो इतिहास भूगोल संविधान तक जाते जाते आपका जो है हालत खराब हो जाता होगा, उसके बाद नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगले दिन के शेड्यूल में दोस्तों अगले विषय होते होंगे, लेकिन जब आप स्टडी 91 पर नितिन सर की क्लास ज्वाइन करते हो तो एक दिन में 15 विषय पर एक दिन में चर्चा होती है। हम हर विषय से सवाल को टच करते हैं ताकि आपकी नजर हर एक विषय पर बनी रहे, इसीलिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आखिरी समय आ चुका है तो ऐसे में टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। लेकिन टेस्ट सीरीज कहां से ज्वाइन किया जाए, तो स्टडी 91pro.com हमारा एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जो स्पेशली टेस्ट सीरीज के लिए बनाया गया। वहां पर समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज है दोस्तों, उसे आप दे सकते हैं। कुछ वहां पे फ्री टेस्ट दिए हैं तो आप फ्री वाले तो जरूर दीजिए, उसके बाद अच्छा लगे तो आप पेड वाली टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी टीम ने 2 किताबें तैयार किया था, तो ये दोनों बहुत अच्छी किताबें, एक हिंदी के लिए और एक सामान्य अध्ययन के लिए। दोनों अपने आप में दोस्तों स्पेशल किताब है। आप इसे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। तो पहला सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर दिया दोस्तों, ये प्राचीन इतिहास से संबंधित सवाल है और प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है कि गोपत ब्राह्मण संबंधित है। बच्चा परेशान है, अरे बाप रे बाप, सर सब पढ़ा था कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे नया वेद अथर्ववेद है, यही वाला हमेशा भूल जाते। गोपत ब्राह्मण का संबंध किससे? याद रखेगा दोस्तों, गोपत ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से। किससे है दोस्तों? अथर्ववेद से। चलो मान लो जिसने तुकताल अच्छा हुआ बता भी दिया, अगर मैं उससे पूछूं कि बताइए ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तब तो याद रखेगा एकव। एकव क्या याद रखेंगे दोस्तों? एकव याद रखेगा। ठीक है, एकव का मतलब क्या हो जाता दोस्तों? एकव का मतलब होता ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण और कौन सा दोस्तों? कौशितकीय ब्राह्मण। कौशितकी ब्राह्मण। ठीक है, एकव एकव। ठीक है, तो ये किससे संबंधित दोस्तों? ये ऋग्वेद से संबंधित है। सर ये तो याद हो गया। इसी तरह से जो दूसरा है यजुर्वेद जो दे रहा है, इससे संबंधित ब्राह्मण कौन सा है? तो शतपथ तैत्रीय। ठीक है, याद रखेगा, शत याद रखेगा, शत से याद रखेगा, शत से शतपथ ब्राह्मण और क्या हो जाएगा? तैत्रीय ब्राह्मण। तैत्तीरीय ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण। ठीक है, सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसमें क्या आता है? इसमें 2 आते हैं, एक षड्विंश आते हैं और एक तांड्य आते हैं। ठीक है, तो षड्विंश याद रखेगा, षड्विंश ब्राह्मण और तांड्य ब्राह्मण। तांड्य ब्राह्मण। ये ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित दोस्तों? सामवेद से। और जो आपने पढ़ा था अथर्ववेद में, जो आपसे सवाल किया गोपत ब्राह्मण, गोपत के अलावा भी दोस्तों इसमें 2 और ब्राह्मण ग्रंथ हैं। याद रखेगा, इसमें पंचविंश आते हैं, जैसे यहां पर षड्विंश थे ना, षड्विंश किसमें होते हैं? सामवेद में। ध्यान दीजिएगा, षड्विंश सामवेद में, जबकि पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित दोस्तों? ये अथर्ववेद से संबंधित है। और इसके अलावा दोस्तों जैमिनीय ब्राह्मण। कौन सा? जैमिनीय ब्राह्मण। ठीक है, इतनी चीजें अगर आपको याद है तब समझो कि अगली बार आयोग आपको नहीं फंसा पाएगा। अगर इतनी बातें नहीं याद है तब तो पक्का आयोग आपसे प्रश्न करेगा और आप फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, इतना डीप तैयारी हुई है आपकी? नहीं किए हैं तो अभी से करना शुरू कीजिए, समय बहुत है। ठीक है, समय बहुत है पढ़ने के लिए, बस आप पढ़ते चलिए, आगे बढ़िए। अच्छा, यहां कुछ अलग से मैं सवाल दे रहा हूं, थोड़ा हल्के टाइप के सवाल हैं, लेकिन वैष्णव धर्म के विषय में जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी कहां से मिलती दोस्तों? तो याद रखेगा, इसकी जानकारी आपको ज्यादातर मिलेगी उपनिषदों से। कहां से मिलेगी दोस्तों? उपनिषदों के माध्यम से वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती, वेदों से नहीं मिलती। ध्यान दीजिएगा ना, वेदांगों से। किससे? उपनिषद से। कह रहा वैष्णव धर्म के प्रवर्तक दोस्तों कौन कहे जाते हैं? तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक हैं कृष्ण जी। कौन है दोस्तों? कृष्ण को कहा जाता है। और कृष्ण का उल्लेख पहली बार कहां मिलता है? तो याद रखेगा, छांदोग्य उपनिषद में। कहां पर दोस्तों?
छांदोग्य उपनिषद में किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? कृष्ण का। अच्छा, कृष्ण के गुरु का नाम क्या दोस्तों? तो कृष्ण के दो गुरु थे, ठीक है, कृष्ण के दो गुरु थे। एक गुरु थे दोस्तों संदीपनी, कौन थे दोस्तों? संदीपनी। और दूसरे गुरु कौन थे दोस्तों? घोर अंगीरस। क्या नाम दोस्तों? घोर अंगीरस, घोर अंगीरस। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सवाल आयोग यहां से भी पूछ सकता है। तो जितना मैं तोड़ मरोड़ के सवाल दे रहा हूं, ठीक है, वो सारा आंसर आप याद रखते चलिए। मान लीजिए अगली बार सवाल आए कि पशुपति संप्रदाय दोस्तों किससे संबंधित है, तो याद रखेगा शैव धर्म से संबंधित है, ठीक है, शैव धर्म से संबंधित है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। किसे कहा जाता है? सामवेद को। जो आप पढ़ते हैं सारे गामा पधनी, तो ये कहां पे है दोस्तों? ये जो 7 सुर आपको पता है ये सामवेद में वर्णित है, ये भी आप याद रखेंगे। बाकी अथर्ववेद में दोस्तों याद रखेगा जादू टोना और चिकित्सा के बारे में बताएगा। पूछता है सवाल कि जादू टोना एवं चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ दोस्तों कौन सा, एवं चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? ये जो अथर्ववेद है इसमें जादू टोना और चिकित्सा आदि के बारे में बताया गया। इसी तरह से यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह के बारे में बताया, कर्म कांडों के बारे में बताया, ठीक है, सूक्तियों के बारे में ऋग्वेद में बताया गया, ठीक है। ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे। पूछता है कौन सा गद्य और पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद जो है दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में है। सर बहुत चले गए डीप में, थोड़ा बाहर आइए निकल कर, ठीक है। चलिए आ गया बाहर। अगला सवाल देखिए, प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है और मिडावल हिस्ट्री का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन राजा मारो गोली, कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदा कौन, अच्छा ठीक है, कौन से राजा की बात कर रहा, हमने कहा गोरी का आगे राजा लगा दिया, ठीक है। राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ। याद रखिएगा ये जो चंदावर का युद्ध हुआ था, मैं थोड़ी सी कहानी आपको बता दूं, ये जो चंदावर का युद्ध हुआ था, यह युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1194 ईस्वी में। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1194 ईस्वी में। एक तरफ दोस्तों गौरी की सेना थी, मोहम्मद गौरी, और दूसरे तरफ दोस्तों याद रखेगा जयचंद की सेना थी। किसकी सेना थी दोस्तों? जयचंद की सेना थी, ठीक है। और इस युद्ध में जयचंद हार गया, गौरी जीत गया। एक बात और याद रखेगा, गौरी को भारत किसने आमंत्रित किया था? गौरी को किसने आमंत्रित किया था भारत में, ठीक है। तो याद रखेगा इसी जयचंद ने आमंत्रित किया था कि वो आए और पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करे। तो पृथ्वीराज चौहान से तो लड़ाई होती है, लेकिन बाद में जयचंद भी नहीं बचा, ठीक है। तो याद रखेगा कहानी है जयचंद की, ये चंदावर का युद्ध कहा जाता है। गौरी ने जो युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ लड़ा, ये भी याद रखेगा। अच्छा यहां पे दोस्तों याद रखेगा मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में 2 युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। एक था तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 1191 ईस्वी में, ठीक है। तो याद रखेंगे जो दूसरा युद्ध हुआ है वो हुआ 1192 ईस्वी में। ये दोनों लड़ाइयां किससे हुई दोस्तों? तो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी गई, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय याद रखेगा, कितना? चौहान तृतीय याद रखेगा, उनके साथ दोस्तों ये गौरी लड़ाई लड़ी है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? सोलंकी वंश कहां राज करता था दोस्तों? ये गुजरात में राज करता था। और अंतिम शासक का नाम क्या था दोस्तों? याद रखेगा भीमदूती। क्या नाम था दोस्तों? ये जो भीमदूती हैं ये अंतिम शासक हैं सोलंकी वंश के। कुमारपाल चरित्र की रचना किसने किया दोस्तों? तो जैन आचार्य, प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं हेमचंद सूरी का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? हेमचंद्र सूरी का नाम सुना होगा। उन्हीं के द्वारा दोस्तों कुमारपाल चरित्र की रचना की गई है, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आता है बार बार। तो मिडावल हिस्ट्री का सवाल ये आपने देखा। अगले सवाल पर बढ़ते दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। मैंने आपसे कहा ना कि हर एक सवाल दोस्तों अलग अलग विषय से होंगे ताकि मजा खूब आए। तो मेंस परीक्षा का सवाल आ गया, बहुत ध्यान से इसको हल कीजिएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, वर्मा का विलय। आपको यही कूट दे दिया है और बताना कि किसका विलय पहले हुआ था। तो जब हम कभी पढ़ते हैं तो हमेशा सतारा हम पढ़ते हैं, ठीक है। सतारा का विलय दोस्तों किसने किया था? याद रखेगा डलहौजी ने किया था। और मैं बताना चाहूंगा ये जितने भी विलय हैं दोस्तों ये सभी विलय डलहौजी के द्वारा ही किए गए। याद रखेगा डलहौजी के द्वारा ही सतारा, संबलपुर, पंजाब, सिक्किम, वर्मा, झांसी, इन सब का विलय किसने किया दोस्तों? डलहौजी ने किया है। किसके तहत दोस्तों? तो याद रखेगा राज्य हड़प नीति के तहत। किसके तहत? राज्य
हड़प नीति का नाम सुना होगा ना, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे, उसी के तहत दोस्तों ये किया गया। जो सतारा हड़पा है वो कब हड़पा गया दोस्तों, तो सतारा को हड़पा गया 1848 ईस्वी में। उसी तरह से सबसे पहले सतारा को हड़पा गया, बाद में संबलपुर को हड़पा गया 1849 ईस्वी में। बच्चे नहीं जानते होंगे, पंजाब को भी दोस्तों 1849 ईस्वी में हड़प लिया गया। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम को 1850 में, और कहीं कहीं पे लिखा है 52 में, ठीक है, तो मैं इसलिए 50-52 दोनों कर रहा हूं। वर्मा की बात करें तो वर्मा को भी दोस्तों 1852 ईस्वी में हड़प लिया गया, और झांसी को 1853 ईस्वी में हड़प लिया गया। हड़प नीति के तहत इसको ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया गया था। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, तो सिक्किम यहां मिल गया, सिक्किम में आप 1850-52 याद रखेगा। झांसी का विलय दोस्तों 1853 याद रखेगा। पंजाब का विलय दोस्तों 1852 याद रखेगा, और बर्मा का विलय भी, सॉरी, पंजाब का विलय 49 याद रखेगा, सॉरी, पंजाब का 49 याद रखेगा, ठीक है, पंजाब का 49 याद रखेगा, और बर्मा का जो है ये 1800, बर्मा का 1852 याद रखेगा, ठीक है, 1852, ठीक है। तो आप एक सिस्टम मिल गया आपको। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, पंजाब करेंगे, 3 हो जाएगा, फिर सिक्किम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वर्मा हो जाएगा, फिर झांसी हो जाएगा। तो 3-1-4-2 आपका जवाब होगा, 3-1-4-2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। इतना जाके डीप में सवाल बनता है, क्या किया जाए बताइए। अब जो बच्चा इस स्तर की तैयारी नहीं किया है, जो ऊपर डूपर पढ़ के सोचता वनडे एग्जाम दे रहे हैं और साथ ही साथ हम समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे, क्या उसके बस की बात है बातें? नहीं, आपको इस स्तर पे जाके पढ़ना पड़ेगा। और मैं इतनी चीजें बता रहा हूं कि सवाल को तोड़ करके कितनी सारी चीजें आपको बताते चल रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल देखिए आप, भारत के भूगोल से संबंधित सवाल है, और यह सवाल प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में जल धारण क्षमता को घटते हुए क्रम में दोस्तों आपको दिखाना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता किसकी होती है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा दोस्तों मृत्तिका की होती है, मृत्तिका की होती है। मृत्तिका के बाद दोस्तों गाद की होती है, और गाद के बाद दोस्तों किसकी होती है, बालू की होती है। बालू यानी रेत, उसमें कहां पानी टिकेगा, आप बालू में पानी डाल के देखो सूख जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, उसमें छिद्र बड़े होते हैं, इसलिए दोस्तों ऐसा होता है। तो यहां मृत्तिका, गाद और बालू कीजिएगा, ये सही हो जाएगा। मृत्तिका के बाद बालू नहीं होगा, मृत्तिका के बाद बालू पहले होगा नहीं, गाद भी नहीं पहले होगा, तो ये सारे ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 वाला ही दोस्तों सही उत्तर है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा मृदा की जल धारण क्षमता निर्भर करती है, जो मिट्टी की जल धारण क्षमता है ये किस पर निर्भर करती है दोस्तों, कभी ये सवाल बने तो बताएगा दोस्तों, रंध्राकाशों के आकार पर। किस पर दोस्तों, रंध्राकाशों के आकार पर निर्भर करती, आकार पर। आकार इसका मतलब क्या दोस्तों, सीधे सीधे अपने भाषा में बताएं तो कण के आकार पर, कण के आकार पर दोस्तों निर्भर करती है, ठीक है। लिख रहा बड़े आकार के जब रंध्राकाश होंगे तो उनकी जल धारण क्षमता क्या होगी, कम होगी। जाहिर सी बात, अगर बड़े हैं तो जल धारण, अब जैसे इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, और बड़े बड़े पत्थर, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, तो उनके बीच में होल भी ज्यादा होगा। जितना रंध्राकाश छोटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, क्षमता ज्यादा होगी। अच्छा मान लीजिए अगर आपसे यह सवाल पूछता है कि सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी होती है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी होती है, तो क्या बताएंगे। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में नहीं दिया तो याद रखेगा हमेशा चिकनी मिट्टी की। कौन सी मिट्टी दोस्तों, चिकनी मिट्टी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं। याद रखिएगा उसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद जाके तब दोमट वगैरह का नाम लीजिएगा। सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो चिकनी मिट्टी की होती है। यह बात आप ध्यान में रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल विश्व के भूगोल से संबंधित सवाल है, और यह मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। अब बहुत ध्यान से आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थल से घिरे हैं, ठीक है। देखिए जैसे अपने भारत की बात करें तो हमारा भारत क्या दोस्तों, प्रायद्वीप है। जैसे ये गुजरात है, और ऐसे करेंगे तो ये 3 तरफ से दोस्तों जल से घिरा है। वह भूखंड, वह स्थलखंड जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, 3 तरफ से जल से घिरा हो, जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। अगर ये चारों तरफ से जल से घिरा होता तो उसे हम द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो भारत क्या है, भारत एक प्रायद्वीप है, ठीक है, क्योंकि 3 तरफ से जल से घिरा है। लेकिन कई देश ऐसे होते हैं जो चारों तरफ से क्या होते हैं, किसी स्थल से जुड़े होते हैं, उनके चारों तरफ समुद्र नहीं है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है दोस्तों क्या, भू आवेष्टित देश। क्या कहते हैं, भू आबद्ध देश या भू आवेष्टित देश। 2 शब्द लिखिएगा यहां पर, या तो क्या कहा जाता है, भू
आबद्ध देश, भू आबद्ध देश ये भी कहा जाता है, या उन्हें कहा जाता है भू आवेष्टित देश। क्या कहा जाता है? भू आवेष्टित देश, यानी चारों तरफ ऐसे देशों से घिरे हैं जो कोई भी देश है चारों तरफ, याद रखेंगे, लेकिन समुद्र की सीमा इनसे नहीं लगती, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अच्छा ऐसे देश कौन कौन से हैं? आर्मेनिया, मॉन्टेनेग्रो, बोत्सवाना और इथियोपिया। तो याद रखेगा दोस्तों, जो आर्मेनिया और बोत्सवाना है दोस्तों, ये दो ऐसे देश हैं जो भू आविष्टित देश हैं, इसलिए आपका जो जवाब सही होगा दोस्तों वो सही होगा 1 और 3। यहां 2 और 4 बिल्कुल मत कीजिएगा। एक सवाल और आता है, जैसे हमने कई बार बताया कि जब हम कभी किसी अन्य देश का नाम लेंगे तो हमेशा उसकी राजधानी के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। जैसे आर्मेनिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो याद रखेगा, आपने नाम सुना है कि नहीं पता नहीं, एरेवन। क्या राजधानी? एरेवन। अच्छा, जो बच्चों को आता है वो इथियोपिया की राजधानी है। इथियोपिया की राजधानी क्या है दोस्तों? आदिस अबाबा। आदिस अबाबा। अब जो नहीं आता है, अच्छा कंफ्यूजन सबसे ज्यादा बोत्सवाना में और मोंटेनेग्रो, ये दोनों ऐसे देश हैं जिनकी राजधानी शायद ऑप्शन में लिखा हो तो आपको याद आ जाता। ठीक है, अच्छा मैं बताना चाहूंगा बोत्सवाना की राजधानी क्या दोस्तों? तो गैबारोन है। कौन सा दोस्तों? गैबारोन राजधानी। और मोंटेनेग्रो की राजधानी, सही बताऊं तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है। ठीक है, मोंटेनेग्रो। ठीक है, मोंटेनेग्रो की राजधानी कहां है? थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, मैं भी जोर डालता हूं, तब तक अपने जवाब को देखिए। लिख रहा विश्व में कुल कितने भू आवेष्टित देश हैं? टोटल भू आवेष्टित देशों की संख्या कितनी दोस्तों? तो याद रखेगा कुल 44 हैं। कितनी है दोस्तों? कुल 44 देश हैं। अच्छा मैं बता रहा हूं, जिनको मान्यता प्राप्त है केवल उनकी बात करते हैं। अगर बिना मान्यता प्राप्त देशों की भी बात करेंगे तो 47, 3-4 बढ़ जाते हैं, लेकिन हम सीधे मान्यता वालों की बात करते हैं। सबसे बड़ा जो भू आवेष्टित देश है वो कौन सा है? तो याद रखेगा दोस्तों कजाकिस्तान है। कौन सा दोस्तों? कजाकिस्तान जो देश है ये सबसे बड़ा क्या दोस्तों? भू आवेष्टित देश है। एक सवाल और अगली बार आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, नया सवाल है, दोहरे भू आवेष्टित देश कौन से हैं? मतलब ऐसा देश है जो किसी ऐसे देश से घिरा हो जो पहले से भू आवेष्टित हो। तो इसमें कुल 2 देशों का नाम आता है। एक नाम आता है उज्बेकिस्तान का, केवल 2 ही देश इसमें हैं। एक नाम आता है दोस्तों उज्बेकिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, और दूसरा नाम आता है लिचेस्टीन का। किसका नाम आता है दोस्तों? लिचेस्टीन का नाम आता है। ये 2 देश ऐसे हैं जो दोहरे भू आवेष्टित देश कहे जाते हैं, इनको याद रखेगा। ठीक है, और मोंटेनेग्रो याद आया किसी को? मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो की राजधानी क्या है बताइए जल्दी से। मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो क्या है राजधानी? अरे बहुत अच्छा नाम है यार, मोंटेनेग्रो। अच्छा जब कोई बात फंस जाती है ना तो कसम से, जब तक अब मेरे जबान नाम एकदम याद है क्या ना, पढ़ाने से पहले 10 बार पढ़ के बैठे हो तो इसलिए और जल्दी याद हो जाता है। इसके पहले नहीं याद था भाई, क्यों झूठ बोलना। ठीक है, देखिए कुछ देश आसान है जो याद होते हैं, ठीक है, हमेशा टंग पे बने होते हैं, लेकिन जिनके नाम नहीं सुनने को मिलते हैं, पॉडगोरिका पॉडगोरिका याद रखेगा, ये इसकी राजधानी है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कुछ ऐसे देश हैं जो बार बार चर्चा में नहीं आते। जब नहीं आते तो अब कोई जापान की राजधानी पूछे ना तो सोते सोते बता देंगे भैया कि टोक्यो है जापान की राजधानी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फिलहाल आपका जो जवाब है दोस्तों याद रखेगा 1 और 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा विषय है यह है दोस्तों जनसंख्या नगरीकरण का सवाल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जवाब दीजिएगा। प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख प्लस के नगरीय समूह नहीं है। ठीक है, नगरीय समूह नहीं है। बाप रे बाप, सुनिए, इसके पहले वाली अगर आपको क्लास याद हो तो मैंने आपको याद दिलाया था कि 2001 और 2011 दोनों बहुत आसान याद करने। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि 10 लाख की जनसंख्या वाले कितने शहर थे 2001 में, तो याद रखेगा 35 शहर थे। कितने शहर थे दोस्तों? 35 शहर। 2011 में इनकी संख्या बढ़ के 35 का उल्टा क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो 53 शहर हो गए थे। ये दोनों बातें अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं। यहां कह रहा है कि उसमें किस राज्य की कोई भी शहर नहीं शामिल थे, तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और झारखंड। याद रखिएगा दोस्तों, उड़ीसा आप चूज करिएगा। उड़ीसा का कोई भी सिटी ऐसा नहीं था 2011 में जो 10 लाख जहां की जनसंख्या रही, इसलिए आपका सही जवाब क्या है? उड़ीसा जवाब है, यह आप याद रखेंगे। लिख रहा 10 लाख प्लस के नगरीय समूह में दोस्तों कौन नहीं आता? तो याद रखेगा उड़ीसा नहीं आता, उड़ीसा नहीं आता। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी दोस्तों कहां है? उड़ीसा की राजधानी कहां है? याद रखेगा भुवनेश्वर राजधानी। कहां पर है दोस्तों?
भुवनेश्वर राजधानी है, याद रखेंगे। लिख रहा 10 लाख की आबादी वाले नगरों का प्रतिशत कितना है। जहां पे 10 लाख आबादी वाले नगर हैं उनका टोटल परसेंटेज कितना दोस्तों, तो याद रखेगा लगभग 42.6% है। कितना दोस्तों, 42.6% है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कुल संख्या कितनी है, तो 53। अच्छा, अगर मैं दोस्तों यहां पर आपसे कुछ नया सवाल पूछूं जो आपको बताना और बहुत सोच समझ के मेरी बातों का जवाब दीजिएगा। मान लीजिए आपसे पूछे कि आपने कह तो दिया कि भाई 53 सर है, अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि सबसे ज्यादा किस राज्य के शहर हैं, तो क्या बताएंगे आप, सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक 10 लाख नगरी शहर, सर्वाधिक 10 लाख नगरी समूह दोस्तों, नगरी 10 लाख की जनसंख्या वाला, ऐसे याद रखिए 10 लाख वाली दोस्तों सिटी कहां पर है, तो याद रखिएगा ऐसे में दो राज्यों का नाम आता है। ठीक है, क्यों 2 राज्यों का नाम आता है, क्योंकि 7 शहर हमारे कहां है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। कहां पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, और 7 शहर ही मैंने पढ़ा केरल में। एक बार फिर भी केरल आप चेक कर लीजिएगा, इसलिए स्टार लगा रहा हूं। उत्तर प्रदेश तो परफेक्ट है, उत्तर प्रदेश परफेक्ट है। अब बच्चे के मन में एक और ख्याल आ गया कि सर अगर उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे सिटी हैं जहां 10 लाख से ज्यादा लोग निवास करते हैं, तो सर उसका नाम भी बता दीजिए। तो जरा नाम नोट करिएगा। एक तो नोट करिएगा दोस्तों गाजियाबाद, क्या नोट करिएगा, गाजियाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ। ठीक है, दूसरा नोट करिएगा दोस्तों मेरठ, ठीक है, ये भी दिल्ली से सटा हुआ है। तीसरा नोट करिएगा, वहीं से लौट के आएंगे तो आपको मिलेगा आगरा। चौथा नोट करिएगा, आप आगरा से आ जाइए सीधा कानपुर, कहां जाइए, कानपुर। कानपुर के बगल में मिल जाएगा आपको लखनऊ, लखनऊ से आप सीधा आ जाइए प्रयागराज, कहां जाइए, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। और 7वें नंबर पे कहां चले जाइए, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। ये 7 शहर ऐसे हैं जहां की जनसंख्या इन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। आगे बात समझ में, आप कहीं डाउट नहीं रहेगा ना। देखो हम यहां क्या करने आए हैं, हम केवल ये जानने नहीं आए कि आयोग ने सवाल पूछा तो इसका जवाब क्या है। हम यहां ये पढ़ने आए हैं कि आयोग ने जो पूछा सो पूछा, अगली बार आयोग के दिमाग में क्या क्या प्रश्न बन सकता है हम वो जानने आए, या इस सवाल को तोड़ मरोड़ करके इससे और सवाल पैदा करने आए। ठीक है, ताकि उन सवालों का भी जवाब दे सकें। आई बात समझ में। चलिए अगले विषय पर चलते हैं। अगला विषय भारतीय राज्य व्यवस्था है और प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो बताना है। लिख रहा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो सत्य कथन है। लेमेस्टर इसके दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये गलत है दोस्तों। लेमेस्टर 2 थे दोस्तों, ये न्यायाधीश जरूर थे, ये न्यायाधीश जरूर थे, लेकिन ये सामान्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अगर हम प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो आपने यहां पढ़ा होगा एलिजा इम्पे का नाम, किसका नाम पढ़ा होगा, एलिजा इम्पे का नाम पढ़ा होगा, ये मुख्य न्यायाधीश थे। यानी दूसरा वाला कथन गलत हो गया, तो केवल एक दोस्तों क्या हो गया, सही जवाब हो गया। आइए, ये तो अलग बात हो गया। कुछ थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल देता हूं। लिख रहा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सीधे सीधे किसकी बात कर रहा है, हाई कोर्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, हाई कोर्ट की बात कर रहा है कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो जैसे चाहे सुप्रीम कोर्ट वाले हो चाहे यहां वाले हो, दोनों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। लोग सोचते हैं राज्य की बात है तो राज्यपाल जवाब दे दे, नहीं, यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों के मुख्य न्यायाधीश चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, इन दोनों लोग की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं, याद रखिएगा। लिख रहा है सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय को भी अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है, और यह किस अनुच्छेद के अनुसार दिया गया दोस्तों, तो अभिलेख न्यायालय वाली बात कहां है दोस्तों, अनुच्छेद 215 इसे अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और जो अभी मैंने बताया कि इसके मुख्य न्यायाधीश के बारे में याद रखेगा, ये तो आपको याद है। इसके अलावा दोस्तों 3 सामान्य न्यायाधीश थे, जिसमें लेमेस्टर का नाम आता है, लेमेस्टर का नाम आता है, हाइड का नाम आता है, और बताइए 3 लोग थे ना, एक लेमेस्टर थे, एक हाइड थे, और तीसरे नंबर वाले कौन दोस्तों, नहीं कुछ गलत बोल रहा हूं ना, चैम्बर्स, लेमेस्टर, चैम्बर्स, एक बार अपने भाषा में लिखने दीजिए, चैम्बर्स, लिमेस्टर, और कौन था दोस्तों, चैम्बर्स, लिमेस्टर और स्टीफन थे ना, क्या नाम था, स्टीफन, नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। ये लेमेस्टर तो यार वहां थे ना, उसमें आए थे शायद, अलेक्जेंडर के साथ आए थे ना, अलेक्जेंडर, हाँ ठीक है। ये तो कैबिनेट मिशन वाले में हम लोग पढ़ते हैं ना। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा मिस्टेक हो रहा है, मतलब एकदम इतना जबान पे आके बैठ गया कि वही मैं कहूं कुछ ना कुछ गलत बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ कौन कौन है दोस्तों, यहाँ हाइड है और चैम्बर्स, हाइड और स्टीफन, चैम्बर्स, हाइड और स्टीफन नाम है, ठीक है, स्टीफन, सही बोल रहा हूं ना मैं, कुछ गलत तो नहीं है ना,
एक बार देख लो यार, ठीक है। बड़ा अब क्या है ना कि ऐसी क्लास है, मेरी एक आदत है, मैं अपनी क्लास में ना कभी काट छाट नहीं करता, मतलब कभी वीडियो को एडिट वगैरह नहीं करता, जो मेरे मन में होता है ना मैं कर देता हूं। तो मैंने मुझे जो याद आ रहा है मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहाँ एक बार मैं स्टार लगा दे रहा हूं, जब कभी मैं स्टार लगाया करूं एक बार आप चेक कर लिया करो, ठीक है। प्लीज निवेदन आपसे, इसको बुरा मत मानिएगा, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह हूं और सोचता हूं, मेरे दिमाग में ना ऐसा नहीं कि सब प्री प्लान है, मेरे दिमाग में जो जो सवाल बनते रहते हैं मैं वो सवाल आपको देते चलता हूं, ठीक है। इसलिए एक बार इसको चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाना, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों भौतिक और रसायन विज्ञान संबंधित सवाल है और यह सवाल प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए अच्छा ठोस के लिए, जो ठोस अशुद्धियां हैं उनकी शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं होती है? आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण या उपरोक्त सभी? नहीं, आसवन नहीं होता दोस्तों। आसवन याद रखेगा, आसवन किसे कहते हैं? तो हम लोग बचपन पढ़ते थे कि पहले किसी चीज को गर्म कर दो, यानी हमें अब जब गर्म करोगे दोस्तों यानी द्रव के ऊपर लागू होता है, तो द्रव को क्या करेंगे दोस्तों? गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा, फिर वाष्प को क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, ठंडा करेगा तो क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा, ठीक है। तो इस बीच में दोस्तों जो गंदगी होगी वो बाहर चली जाएगी। भाई गर्म करने पे जो द्रव हो तो ऊपर चला गया, लेकिन जो अशुद्धियां वो हट जाएंगी। अब वापस से ठंडा करोगे तो प्योर मिल जाएगा, ठीक है। यही कहलाता था आसवन, यही क्या कहलाता था? आसवन। तो आसवन का संबंध ठोस से तो है नहीं, ऊर्ध्वपातन का संबंध ठोस से। ऊर्ध्वपातन वाले में क्या होता है? ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाता है, याद रखेंगे। ठोस से सीधा क्या हो जाता है? गैस में तब्दील हो जाता है, जैसे कपूर वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहां लिख रहा है मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तब हम यहां पे आसवन कर सकते हैं। आसवन या तो द्रव पे बात करें या मिश्रित द्रव की बात करें। मिश्रित द्रव मतलब द्रव में अशुद्धियां भी मिली हैं, इसलिए मिश्रित द्रव कर रहा है। कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या दोस्तों? जैसे कपूर का जलना, कपूर का जलना यह ऊर्ध्वपातन का क्या है? सबसे बड़ा उदाहरण है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों जीव विज्ञान से संबंधित सवाल है, ठीक है। और ये प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खास करके जब नहीं वाले सवाल आया करें थोड़ा अलर्ट होकर पढ़ा करिए, ठीक है। लिख रहा है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, इससे रात में नहीं दिखाई देता। बिल्कुल सही लिखा हुआ दोस्तों। विटामिन B3 से पेलेग्रा होता है, यह भी सही है। विटामिन डी की कमी से वर्णांधता नहीं होता दोस्तों। वर्णांधता जो है यह क्या है दोस्तों? यह एक तरह का आनुवांशिक बीमारी है। क्या दोस्तों? यह एक तरह की आनुवांशिक बीमारी है, इसका विटामिन डी से कोई संबंध नहीं, यानी यही वाली लाइन क्या हो गई? गलत हो गई। बाकी फोलिक एसिड जो रक्ताल्पता मतलब क्या है? रक्त अल्पता, रक्त धन अल्पता। अल्पता मतलब होता है कमी, यानी खून की कमी। खून की कमी को दूर करता है दोस्तों फोलिक एसिड, ठीक है। फोलिक एसिड, इसको भी याद रखें। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है ना तो उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है। कैसे? भाई उनके अंदर जो ब्लड है वही ब्लड तो दोस्तों उसी से फिर बच्चे का ब्लड भी तैयार होगा, इसलिए ब्लड की कमी होती है। तो डॉक्टर हमेशा क्या लिखते हैं? फोलिक एसिड प्लस आयरन। फोलिक एसिड प्लस आयरन। आयरन भी क्या करता है दोस्तों? ये शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। इनका संबंध इससे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन विटामिन डी जो है दोस्तों गलत है। B3 दोस्तों याद रखेगा, B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखेगा पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा? पेलेग्रा। विटामिन डी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो याद रखेगा इसकी कमी से याद रखेगा हड्डियां जो होती है दोस्तों टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? हिंदी में सूखा रोग कर सकते हैं ना, सूखा रोग कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण स्रोत दोस्तों कौन सा है? तो याद रखेगा सूर्य की रोशनी। सूर्य का प्रकाश जो दोस्तों इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, किसका? विटामिन डी का। रक्त अल्पता किस विटामिन की कमी से होती है? तो याद रखेगा यहां विटामिन की कमी दे दिया दोस्तों, तो वैसे विटामिन ये है नहीं। याद रखेगा फोलिक एसिड कोई विटामिन नहीं है, ठीक है। फोलिक एसिड जो है ये विटामिन नहीं है। ये बोलना चाहिए कि रक्त अल्पता किसकी कमी से होता है? तो फोलिक एसिड की कमी से, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। या आयरन की कमी से आप बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई। मैंने आपसे कहा ना ये जो 2 किताबें हैं ये तो समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशल किताबें हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी कई सारी परीक्षाओं के लिए, कई सारी विषयों के लिए किताबें हैं। तो आप जुड़िए हमारे साथ, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ये व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिख रहा है 6350099191, इस व्हाट्सएप नंबर से डायरेक्ट आप हमारी किताबों को परचेज कर सकते हैं। अगर कहीं डाउट हो रहा है, कहीं परेशानी हो रही तो, या फिर वेबसाइट एप्लीकेशन से डायरेक्ट ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इकोनॉमिक्स का सवाल है, जरा देख ताक के चलिए और देखिए क्या दे रहा है। प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है बताना है। लिख रहा भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक क्या है दोस्तों, एक सहायक निगम है, कारपोरेशन है, जो 5 लाख रुपए जमा इसके द्वारा बीमित होता है। देखिए आपने तो सुना होगा, अगर कोई भी बैंक भाग जाए, दिवालिया हो जाए, तो एक व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा, कम से कम 5 लाख रुपए तो मिलेगा। लेकिन जब आपका पैसा उससे ज्यादा जमा होगा तब, ठीक है, तो 5 लाख या न्यूनतम में से जो भी आपने जमा किया होगा वो दोस्तों आपको मिलेगा। तो यहां पे दिए गए दोस्तों दोनों कथन फिलहाल तो सही है। ठीक है, अच्छा, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस की बात कर रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना दोस्तों कब किया गया, तो याद रखिएगा 1978 में। 1978 में इसकी स्थापना हुआ है, 15 जुलाई 1978 को। ठीक है, 15 जुलाई 1978 को इसकी स्थापना किया गया है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी का नाम आपने कभी सुना होगा, DICGC। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को DICGC कहते हैं, याद रहेगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड गारंटीड इंश्योरेंस निगम, कारपोरेशन निगम। ठीक है, याद रखेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम विधेयक को दोस्तों मंजूरी दिया है, और ये जो मंजूरी दिया गया दोस्तों, ये 2021 में दिया गया। ये भी इसमें संशोधन हो रहा है। जैसे कंपनी अधिनियम जो पहले 1956 था, उसमें संशोधन हो गया, 2013 का कंपनी अधिनियम आ गया। याद रखेंगे, जो कंपनी एक्ट था, जो पुराना कंपनी एक्ट था वो 1956 था, लेकिन 1956 के बाद संशोधन करके 2013 में नया कंपनी एक्ट लाया गया। उसी तरह से ये जो 1978 वाला है, इसकी स्थापना हुई जरूर, लेकिन 2021 में एक नया जो है विधेयक लाया जा रहा है, इसको मंजूरी दिया गया है। अगला सवाल देखिए, पर्यावरण से संबंधित सवाल है और प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया। आपको बताना कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। जैसे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो बच्चा जानता दोस्तों, सिमलीपाल उड़ीसा में है। दिहांग अच्छा, सिमलीपाल उड़ीसा, आप देखिए यहीं पे मिला सकते हैं कि पहला और दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। कोल्ड डेजर्ट की जो बात करते दोस्तों, कोल्ड डेजर्ट कहां पड़ता है, चलिए, कोल्ड डेजर्ट ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, यानी A का 4 और D का 1, A का 4 D का 1। वाह वाह, बड़ा अच्छा मैचिंग चल रहा दोस्तों, A का 4 और D के 1 में काफी अच्छी मैचिंग चल रही। अब जो बच्चा बीच का बताएगा वही जवाब दे पाएगा। ठीक है, दिहांग बिहांग और नोकरेक, तो दिहांग बिहांग कहां दोस्तों, नदी भी है अरुणाचल प्रदेश में। नोकरेक कहां पड़ता दोस्तों, ये आपके मेघालय में। यहां उत्तराखंड दोस्तों गलत ऑप्शन है, तो मैच कराइए, पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 5, चौथे का 1, तो 4 3 5 1 हो जाएगा। 4 3 5 1, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है। यहां देखिए सिमलीपाल कहां है दोस्तों, तो सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके उड़ीसा में स्थित है। दिहांग बिहांग जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नोकरेक जो है दोस्तों ये आपके मेघालय में स्थित है। और कोल्ड डेजर्ट जो दोस्तों ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये तो इतना सवाल हो गया। चलिए मैं कुछ नया सवाल आपको करता हूं। ठीक है, बोर हो रहे होंगे आप इस तरह का पढ़ के, कुछ सुनिए नया। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क कौन सा है, तो क्या बताएंगे। सबसे बड़ा के साथ साथ एक सवाल यहां और जोड़िए, सबसे बड़ा प्लस सबसे ऊंचा। जो सबसे बड़ा है वही सबसे ऊंचा भी है, ये पहले याद रखेगा। और इसका नाम है दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों, हेमिस नेशनल पार्क है। ये कहां पर है, याद रखेगा, लद्दाख में। कहां पर दोस्तों, लद्दाख में। इसी तरह अगला सवाल दे सकता है आपसे कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो याद रखेगा उसका नाम है साउथ बटन। क्या नाम दोस्तों, साउथ बेटन नाम है। यह पड़ता दोस्तों अंडमान निकोबार में। कहां पड़ता है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार में। आई बात समझ में। इसी तरह से तैरता हुआ पूछ सकता है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखेगा केबुल लामजाओ। कौन सा दोस्तों, केबुल लामजाओ। ये कहां पर पड़ता है दोस्तों, ये आपके मणिपुर में स्थित है। कहां स्थित है, ये आपके मणिपुर राज्य में स्थित है, केबुल लामजाओ। ये भी आप याद रखेंगे। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क ये किस राज्य में है, तो याद रखेगा ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में, एमपी में है। और एमपी में कुल कितना दोस्तों, कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, इसको भी याद रखेगा। 2023 तक दोस्तों कितने नेशनल पार्क भारत में थे, तो याद रखेगा 2023 तक का अगर आंकड़ा देखेंगे तो अब तक दोस्तों नेशनल पार्क की संख्या है 106। कितना दोस्तों, टोटल 106 नेशनल पार्क थे, ये आप याद रखेंगे 106, इसको याद रखेगा। एक सवाल और याद रखेगा, कितने समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, सुनिएगा ध्यान से। भारत में
समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी दोस्तों? तो भारत में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है 6। कितने हैं दोस्तों? 6। मजा आया पढ़ के कि नहीं? ऐसे ही पढ़ना पड़ता भाई। एक बार गाड़ी स्टार्ट हुई इंजन ना, तो मन में जितना सवाल होता है झोंक देते हैं, ठीक है, मन से पढ़ते चलो। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कृषि से संबंधित सवाल है और ये यूडीएलडीए स्पेशल प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया सवाल है। लेकिन आज जीरो वैसे टील नहीं बोलते, इसको टीलेज बोलते हैं। जीरो टीलेज बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था दोस्तों। मैं इसके बारे में नहीं जानता था, तो जब ये सवाल मेरे सामने है तो मैंने कहा एक बार पढ़ते हैं क्या है जीरो टीलेज। तो पता चला एक ऐसी टेक्निक है जिसमें खेत की जुताई नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट बीज बो दिया जाता है। कहा सर फिर से बताइए? हमने कहा खेत की जुताई नहीं की जाती है, डायरेक्ट ड्रिल करके उसके अंदर बीज डाल दिया जाता है। इसी को कहते हैं जीरो टिलेज टेक्निक, ठीक है। और यह टेक्निक सबसे पहले विकसित किया था जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर ने, जो कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है उत्तराखंड। पंतनगर कहां दोस्तों? ये आपके उत्तराखंड में है। इसी के द्वारा दोस्तों पहली बार इसे विकसित किया गया था, ये आप याद रखेंगे। आई बात समझ में? आगे पढ़िए। लेकिन अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है? कृषि अनुसंधान संस्थान को पूषा संस्थान नाम दिया गया। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूंगा, पहले जो पूषा संस्थान था ये बिहार में था, ठीक है, बिहार में था। लेकिन दोस्तों 1935 में एक भयानक भूकंप आया और उस भूकंप में इस पूषा संस्थान की बिल्डिंग क्या हो गई? क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। कहां शिफ्ट कर दिया गया? उस भूकंप के बाद इसे नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। और नई दिल्ली वाले संस्थान को भी आज हम उसी नाम से जानते हैं, पूषा नाम से जानते हैं। पूषा बिहार में स्थित था, आज भी उसे हम पूषा संस्थान कहते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में स्थित है, उसकी स्थापना दोस्तों कब हुआ है? बड़ा बीहड़ सवाल दे दिया, 1952 ईस्वी में, ठीक है, 1952। ये वही साल है, 1951 में पहली बार आम चुनाव कराया गया था और 52 में दोस्तों ये याद रखेंगे, इस तरह से जोड़ के याद रखेगा। भारत का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कौन है? पहला तो पंतनगर है, दूसरा दोस्तों लुधियाना में स्थित है। कौन सा है? दूसरा लुधियाना में स्थित है। लुधियाना कहां दोस्तों? पंजाब में, ठीक है। अच्छा, ये तो लुधियाना पंजाब लोकेशन हो गया, नाम भी तो आपसे पूछ सकता है, तो सीधे से याद रखेगा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। क्या? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय ये लुधियाना पंजाब में है। भारत का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। पहला वाला गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है, याद रखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब साइंस टेक से सवाल दोस्तों समाप्त हो गए, इसलिए मैंने यूपी स्पेशल के 2 सवाल देना शुरू कर दिया। तो यूपी स्पेशल से 2 सवाल दे रहा हूं आपको। ये मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। काली मिट्टी के बर्तन के लिए दोस्तों कौन जाना जाता है? तो काली मिट्टी के बर्तन के लिए दोस्तों निजामाबाद जाना जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए दोस्तों क्या जाना जाता है? खुर्जा जाना जाता है। पीतल शिल्पकारी के लिए मुरादाबाद और सीसा के लिए फिरोजाबाद, ठीक है। तो याद रखेगा, पहले हो जाएगा 4, दूसरे पे हो जाएगा 2, तीसरे पे हो जाएगा 1, चौथे पे हो जाएगा 3। तो 4 2 1 3 दोस्तों याद रखेगा, 4 2 1 3 यानी ऑप्शन नंबर ये जो है पहला वाला वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो हमने इतना मैच कराए कि अब याद हो गया होगा, ठीक है। तो काली मिट्टी का बर्तन दोस्तों ये कहां है दोस्तों? निजामाबाद, ठीक है। निजामाबाद दोस्तों कहां पड़ता है? निजामाबाद याद रखेगा आजमगढ़ में स्थित है। कहां है दोस्तों? यह आजमगढ़ में स्थित है, याद रखेंगे। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए दोस्तों किसे जाना जाता है? खुर्जा को जाना जाता है। और खुर्जा कहां दोस्तों? तो खुर्जा जो स्थान है यह बुलंदशहर में स्थित है, ठीक है, बुलंदशहर में स्थित है। पीतल की शिल्पकारी के लिए दोस्तों याद रखेंगे मुरादाबाद जाना जाता है, मुरादाबाद जाना जाता है, ठीक है। इसी तरह से सीसा के लिए दोस्तों फिरोजाबाद जाना जाता है। किसे जाना जाता है? फिरोजाबाद को सीसा के लिए दोस्तों जाना जाता है। यह तथ्य भी याद रखेगा दोस्तों। एक चीज और याद रखेगा, सूरमा उद्योग के लिए, किसमें दोस्तों? सूरमा उद्योग के लिए किसे जाना जाता है दोस्तों? तो बरेली को जाना जाता है। सूरमा के लिए किसे जाना जाता है? बरेली को। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इत्र नगरी दोस्तों कन्नौज को कहते हैं। इत्र के लिए दोस्तों किसे जाना जाता है? इत्र के लिए, ठीक है। इत्र के लिए किसे जानते हैं दोस्तों? तो याद रखेगा कन्नौज को जानते हैं, ठीक है। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड दोस्तों कहां स्थित है? ये आपको बताना, ठीक है। तो सवाल है कि कहां पर स्थित है, आगरा में स्थित है या कानपुर में? तो आप जब गूगल सर्च करेंगे तो आपको कानपुर जवाब मिलेगा, लेकिन सही उत्तर क्या दोस्तों? आगरा। सही उत्तर क्या है? आगरा।
कानपुर में दोस्तों क्या है, जैसे जो कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना, तो रजिस्ट्रार ऑफिस उत्तर प्रदेश में कहां, वो कानपुर में है, इसलिए शायद आपने कानपुर पढ़ा होगा। और कानपुर में भी दोस्तों चमड़े का काम होता है, इसलिए हो सकता है कंफ्यूजन में आप जवाब दें, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे सही उत्तर है आगरा। 1974 ईस्वी में दोस्तों आगरा में इसकी स्थापना किया गया था, याद रखेंगे। अच्छा, बर्तनों का शहर और पीतल नगरी किसे जाना जाता है, तो पीतल नगरी कहिए चाहे बर्तनों का शहर कहिए, दोनों का उत्तर क्या दोस्तों, मुरादाबाद, ठीक है। जब कभी पीतल की बात करेगा सीधे जवाब में क्या देंगे दोस्तों, मुरादाबाद। कह उद्योग नगरी या छोटी दिल्ली किसे कहा जाता है दोस्तों, तो छोटी दिल्ली या उद्योग नगरी कहा जाता है गाजियाबाद को। किसे कहा जाता है, गाजियाबाद को कहा जाता है। उद्योग नगर और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर याद रखेंगे कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर किसे, मुझे नहीं पता कि वीडियो अभी थोड़े समय के लिए शायद पॉज हो गया था, अचानक से कैमरे पे ध्यान गया तो बंद हो गया। मैं बता रहा था कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। चलिए इतनी बात होगी। एक सवाल मैं आपको अलग से लिख के देता हूं। मान लीजिए आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड कहां है, क्या पूछ दे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड, क्या कोई बच्चा बता सकता है निगम लिमिटेड दोस्तों कहां स्थित है, तो याद रखेगा ये निगम लिमिटेड स्थित है लखनऊ में, ठीक है। ये जैसे ये वाला सवाल तो मुझे लगता है पीछे वाले से कॉपी पेस्ट हो गया, मुझे वहां दे देना चाहिए था। इस तरह जैसे यहां पूछा ना कि राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, उसी तरह से उत्तर प्रदेश से इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड पूछ सकता है, या फिर निर्यात निगम लिमिटेड पूछ सकता है। पूछ दे कि उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहां पर स्थित है, निर्यात निगम लिमिटेड ये कहां पर दोस्तों, तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ हो जाएगा। सर आप तो सारा जवाब लखनऊ देते जा रहे हैं, सर कुछ ऐसा है जिसका जवाब कानपुर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगर आपसे पूछे कि राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण दोस्तों कहां स्थित है, विकास प्राधिकरण दोस्तों कहां स्थित है, तो जवाब क्या देंगे, यह प्राधिकरण स्थित है आपके कानपुर में। कहां स्थित है दोस्तों, कानपुर में। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं परीक्षा में, इसलिए आप पहले से लड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर दोस्तों वो है विविध वाला, ठीक है, जो कहीं नहीं आता वो विविध में सवाल आता है। और सवाल देखिए मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है, तो थोड़ा अलर्ट होकर जवाब दीजिएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहां स्थित है, नोएडा में, आगरा में, फुर्सतगंज में, या फिर वाराणसी में, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, यह विमानन विश्वविद्यालय दोस्तों कहां स्थित है। अब आपके सामने जो ऑप्शन दे रहा है उस ऑप्शन में से चूज करना है, ठीक है। यहां भी आपसे गलती होगी क्योंकि ज्यादातर बच्चों के दिमाग में हमेशा क्या आएगा कि हमने तो सर रायबरेली कहीं पढ़ा था, ऐसा, क्योंकि राजीव गांधी का जब नाम आता है, इंदिरा गांधी का नाम आता है, तो हमेशा दिमाग में रायबरेली आता है, क्योंकि वहीं पर दोस्तों एक एविएशन है, तो उसको दोस्तों हम लोग नहीं याद रखते। लेकिन आप यहां पे याद रखिएगा फुर्सतगंज, क्या याद रखेगा दोस्तों, फुर्सतगंज याद रखेगा, ये एक्चुअली उसका मेन लोकेशन है। जो आप सोच रहे हैं सही है, लेकिन ऐसे करके सवाल लेता है। उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहां है, फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय दोस्तों ये कहां है, उत्तर प्रदेश में, तो याद रखिएगा ये आपके लखनऊ में स्थित है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के अभी हाल फिलहाल में आधारशिला रखी गई है, और ये आधारशिला रखी गई अलीगढ़ में। याद रखिएगा राजा महेंद्र प्रताप वही हैं जिन्होंने सबसे पहले एक जो है स्वतंत्र सरकार की स्थापना किया था, अफगानिस्तान में किया था बरकतुल्ला के साथ मिलकर के, लेकिन यहां भी उनका नाम है, उन्हीं के नाम से रखा गया, ठीक है। और जो हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय है या सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय है, ये कहां पर स्थित है दोस्तों, तो ये आजमगढ़ में स्थित है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। अभी हाल ही में दोस्तों याद रखेंगे एक विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई, विधि विश्वविद्यालय। ये विधि विश्वविद्यालय दोस्तों प्रयागराज में खुला है। कहां पर खुला है दोस्तों, विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में खुला है। और हाल ही में एक आयुष विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, आयुष विश्वविद्यालय। ये आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है दोस्तों गोरखपुर में। कहां बन रहा है, गोरखपुर में बन रहा है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल हैं, धीरे धीरे आप याद करते आए। और कई सारे विद्यालय हैं, जैसे आपने एक सवाल आपने सुना, क्या पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश का जब बजट घोषित किया गया सुरेश खन्ना जी के द्वारा, तो उसमें दोस्तों बताया गया कि उत्तर प्रदेश में एक फ्यूचर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कोई बच्चा बता सकता है क्या ये फ्यूचर विश्वविद्यालय कहां बन रहा है, फ्यूचर विश्वविद्यालय उसका नाम ही यही है, ठीक है, फ्यूचर विश्वविद्यालय। ये फ्यूचर विश्वविद्यालय दोस्तों बन रहा है बरेली में। कहां बन रहा है दोस्तों, बरेली में बन रहा है। ये अभी हाल फिलहाल में दोस्तों घोषणा हुई थी, तो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह से जीएस विश्वविद्यालय कहां बन रहा है दोस्तों, जीएस, ठीक है, जीएस विश्वविद्यालय ये आपके हापुड़ में बन रहा है। कहां बन रहा है दोस्तों, जीएस विश्वविद्यालय ये आपके हापुड़ में बन रहा है, ठीक है, इसको याद रखेगा। बढ़िया बढ़िया सवाल ना। इसी तरह से मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पे बन रहा है विश्वविद्यालय। पाटेश्वरी विश्वविद्यालय दोस्तों पाटेश्वरी में बन रहा
रहा है उसको याद रखेगा। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, ये वहां बन रहा है कानपुर में, ठीक है, कानपुर में एक जगह बिल्हौर, ठीक है। तो याद रखेगा अंतरराष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का, ठीक है। याद रखेगा ये कहां बन रहा है दोस्तों, ये बिल्हौर में बन रहा है, बिल्हौर कानपुर, ठीक है, बिल्हौर कानपुर में दोस्तों बन रहा है, इसको याद रखेगा, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है। तो ये सारे अच्छे अच्छे पॉइंट है, इसको याद रखेगा। एक रामायण विश्वविद्यालय बन रहा है, ठीक है, महर्षि योगी रामायण विश्वविद्यालय, महर्षि योगी रामायण, अच्छा योगी के बाद कुछ नाम था, मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है, महर्षि महेश योगी ना, एक बार आप चेक करिएगा। मैं फिलहाल रामायण विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं, रामायण विश्वविद्यालय। ये दोस्तों अब रामायण की बात हो गई तो जवाब तो आपको पता ही चल गया होगा कि अयोध्या में बन रहा है। तो ऐसे करके धीरे धीरे याद रखिए, दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, तो जब आप पढ़ेंगे रेगुलर तब ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। फिलहाल सेशन ही समाप्त होता है। ये वाली किताब अगले 2 दिन के अंदर दोस्तों इसका स्टॉक खत्म होने वाला है, प्रॉमिस कर रहा हूं, हाथ में विद्या लेके प्रॉमिस कर रहा हूं, किताब समाप्त, ठीक है, सेवा समाप्त। ये वाली किताब अब एकदम अपने अंत पे है दोस्तों। मुझे लगता है कि अगली दिन जो हमारी क्लास होगी बस उस दिन और प्रचार का मौका मिलेगा, फिर ये किताब आपके बीच से समाप्त हो जाएगी, ठीक है, समाप्त हो जाएगी। एक सिंगल पीस की किताब भी नहीं बचने वाली। एक तो मेरे पास रहेगा, ठीक है, मुझे भी देखना रहता है, तो ये रहेगा। तो अब इसको एक बार अलविदा आप कर सकते हैं। ये वाली किताब दोस्तों बची है, ये वाली किताब अगले 4-5 दिनों में भी किताब समाप्त होने वाली है। तो जिन बच्चों ने ऑर्डर नहीं किया है कर लीजिए, वरना फिर बाद में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अभी आपके पास समय है, इस किताब को तो आप जल्दी से ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे इस किताब को, ठीक है। बाकी जो हमारे पास टेस्ट सीरीज है दोस्तों, उसे भी ज्वाइन कीजिए, वो भी बहुत शानदार सा टेस्ट सीरीज है। ये मौका, ये टाइम जो है, ये टेस्ट सीरीज का ही टाइम है। आप डेली टेस्ट दीजिए, अपनी स्थिति को मजबूत कीजिए, बस यही कहना चाहूंगा। साथ में जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा, कहीं डर भय नहीं रहेगा। प्रीमेंस दोनों के सवालों को कर रहे हैं, और जो एक्चुअल में परीक्षा में आता है हम उन सवालों पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो डरने की कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप जान नहीं पाएंगे कब कौन सी क्लास दी जाती है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।